नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में नए भारत की महिमा को प्रदर्शित करने वाली 12वीं रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने मिशन डेप्थ स्पेस का अनावरण किया और दीसा एयरबेस की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेश ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कहा, भारत सदैव विकासशील देशों की चिंताओं और आकांक्षाओं का पक्षधर रहा है। भारत ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने का साधन है, बल्कि जीवाश्म ईंधन का भी एक विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सिराज से नामांकन पत्र भरेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय आज अपने मुकाबले खेलेंगे। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत रक्षा क्षेत्र में नवाचार और कार्यान्वयन के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। आज गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले भारत विश्व के सबसे बड़े रक्षा उपकरण आयातक देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन नए भारत ने इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र में सफलता की कहानी बन रहा है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात पिछले 5 वर्षों में 8 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के 75 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री और उपकरण का निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में भारत का रक्षा निर्यात $1.59 अरब तक पहुंच गया। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। प्रधानमंत्री ने भारत पवेलियन में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी प्रशिक्षण विमान HTT-40 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मिशन डेप्थ स्पेस का शुभारंभ किया और गुजरात में दीसा हवाई पट्टी की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा प्रदर्शनी 2022 में नए भारत और उसकी क्षमताओं को दिखाया गया है और इसे अमृतकाल के समय में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के विकास और राज्यों के सहयोग का संगम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रक्षा प्रदर्शनी में ताकत और युवाओं के सपने हैं। उन्होंने कहा कि ये मित्र देशों के लिए अवसरों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रदर्शनी एक ही मंच पर भारत की क्षमताओं और संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि 400 से अधिक सहमति पत्रों पर पहली बार हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि जब भारत अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ है, तभी अफ्रीका के 53 मित्र देश हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भारत अफ्रीका के बीच दूसरा रक्षा संवाद भी होगा।
रक्षा प्रदर्शनी के दौरान दूसरा हिंद महासागर क्षेत्र IOR+ सम्मेलन भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक समुद्री सुरक्षा वैश्विक प्राथमिकता के रूप में उभर कर सामने आई है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा प्रदर्शनी भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में एक मजबूत राष्ट्र के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय अंतरिक्ष की नई परिभाषा तय कर रही है और नई संभावनाएं तलाश रही है। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उपकरणों की 2 सूचियों को अंतिम रूप दिया गया है और इनकी खरीद केवल देश में ही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5G प्रौद्योगिकी से देश में नया बदलाव होगा और विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। वे आज गांधीनगर में अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हाल ही में देश ने मोबाइल और इंटरनेट की 5G के युग में प्रवेश किया है। हमने इंटरनेट की फर्स्ट G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। हर जनरेशन के साथ सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ी है, बल्कि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को, जीवन को करीब से करीब हर पहलू के साथ जोड़ा है। श्री मोदी ने इस मिशन की शुरुआत के लिए गुजरात सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन विशिष्ट स्कूलों से राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने में मदद मिलेगी और विद्यार्थियों की सभी जरूरतें पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश भर में 14,500 प्रधानमंत्री श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आदर्श स्कूल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले 20 वर्षों में गुजरात सरकार की कई नई पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें शाला प्रवेशोत्सव और गुणोत्सव शामिल हैं। इनसे राज्य में शिक्षा क्षेत्र के बदलाव में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम पर जोर दे रही है। इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव-गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया और परिणाम ये हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल राज्य के शिक्षा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस मिशन पर 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और इससे गुजरात में बुनियादी शिक्षा को मजबूती मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
भर में तू मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। समाचार में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश कल रात भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने मुंबई में 26/11 हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में भारत अमेरिका साझेदारी मजबूत करने में दक्षिण सहयोग पर एक कार्यक्रम में श्री गुतरश ने कहा कि भारत हमेशा विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने और आकांक्षाओं को पूरा करने का हिमायती रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी विकास यात्रा के तहत खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और स्वच्छता सेवाओं जैसे बड़े कार्यक्रम चलाकर विशेष छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए बड़ी संख्या में सैन्य और पुलिस बल उपलब्ध करवाए हैं। इनमें शांति रक्षक मिशन में पहला महिला पुलिस दल उपलब्ध करवाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 1948 से अब तक 2 लाख से अधिक भारतीय पुरुषों और महिलाओं ने 49 शांति अभियानों में सेवाएं दी है। श्री गुतरश ने कोविड महामारी के दौरान भारत की भूमिका की सराहना की। इस दौरान भारत में निर्मित दवाओं, उपकरणों और टीकों के अन्य देशों को दान करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और श्रीलंका में मानवीय और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत कद बढ़ा है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक साधन है, बल्कि ये जीवाश्म ईंधन का भी एक विकल्प है। वे आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नई प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है और हर संभव तरीके से इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। ऊर्जा भंडारण क्षमता पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हालांकि ये व्यवस्था महंगी है, लेकिन सरकार ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक भंडारण केंद्र स्थापित कर रही है। श्री सिंह ने विश्व के नेताओं से भंडारण केंद्र बढ़ाने का अनुरोध किया और कहा कि ऐसा करने पर ऊर्जा की कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर आज से जन परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की सहमति दे दी है। उन्होंने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की तैयारी समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जन परामर्श के लिए सहमति व्यक्त की। सरकार ने व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा दोनों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर फ्रेमवर्क विकसित करने के उद्देश्य से नवंबर में उच्च स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति दी थी। क्रेडिट फ्रेमवर्क से अकादमिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सहायता मिलेगी और दोनों के बीच लचीलेपन और गतिशीलता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई उद्यमों को
सभी गैर कर लाभ के फायदे मिलते रहने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इन उद्यमों को संयंत्रों और मशीनरी की निवेश शर्तों में बदलाव होने पर ये लाभ मिलते रहेंगे। ये लाभ शर्तों में बदलाव होने की तिथि से 3 साल की अवधि तक लिए जा सकेंगे। एमएसएमई उद्यमों के सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। गैर कर लाभों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी सरकारी खरीद नीति और विलंबित भुगतान के फायदे शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। एमसीडी के लिए कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। नगर निगमों के फिर से एकीकरण से पहले 272 वार्ड थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में नए भारत की महिमा को प्रदर्शित करने वाली 12वीं रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने मिशन डेफ स्पेस का अनावरण किया और दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कहा, भारत सदैव विकासशील देशों की चिंताओं और आकांक्षाओं का पक्षधर रहा है। भारत ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने का साधन है, बल्कि जीवाश्म ईंधन का भी एक विकल्प है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सिराज से नामांकन पत्र भरेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय आज अपने मुकाबले खेलेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को हरा दिया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने नई दिल्ली में परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि श्री खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था। श्री खड़गे 24 वर्षों में पहले कांग्रेस अध्यक्ष होंगे जो नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने देर रात नामों को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस ने भी कल 68 में से अपने 46 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जबकि शेष 22 उम्मीदवारों के नामों का फैसला आज किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ और कई अन्य नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव और जी किशन रेड्डी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर श्री गौड़ ने कहा कि वे तेलंगाना के विकास के लिए काम करना जारी रखेंगे। श्री भूपेंद्र यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा राज्य में अगला विधानसभा चुनाव जीतेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह दिल्ली के चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य युवा कार्य और इससे संबंधित संगठनों द्वारा स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को एकीकृत करना है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों में तेजी लाना है।
अगर आप 84 लाख किलो 18 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं, कल्पना करो आप कितना काम कर सकते हैं। विकसित भारत बनाना है तो एकता एकजुटता के साथ नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, और जहां गुलामी की मानसिकता से आजादी पानी है तो हमें कूड़े से भी आजादी पानी होगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें अमृत काल में स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, सुंदर भारत का निर्माण करना है, सशक्त भारत को खड़ा करना है, देश को महान बनाने का काम भी करना है, तो हमें अपने युवाओं के माध्यम से करना है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय आज अपने मुकाबले खेलेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला एंथनी सिनिसुका गिंटिंग से और साइना नेहवाल का मुकाबला चीन की यांग जीमन से होगा। एचएस प्रणॉय की भिड़ंत चीन के झाओ जुनपेंग से होगी। पुरुष सिंगल्स में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने कल अपने मुकाबले जीतकर 16वें दौर में प्रवेश कर लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। I am India. Look at me. Know my name. We're one of the most mega diverse countries on this planet. Our weddings, our fashion statements, they're all inspired by our silver screen heroes and heroines. A 75 years young India. What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India from 14th October every Friday at 7 p.m. in Hindi and 10 p.m. in English on DD National. न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। इसने 1986 में बनी भारत की शिक्षा नीति का स्थान लिया। इस नीति से देश की शिक्षा में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा नीति की पुनः संरचना तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार कम से कम कक्षा 5 लेकिन मुख्यतः कक्षा 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्री स्कूल से माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण होगा। पहले 10+2 का पैटर्न अपनाया जाता था, जो अब 5+3+3+4 में परिवर्तित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को बदलती परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। इस कड़ी में देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति तकनीकी शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में कार्यान्वयन के लिए कई कार्य बिंदुओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सहित प्री प्राइमरी स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे कला और विज्ञान के बीच पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं होगा। इसका उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय अभियान को प्रस्थापित करना है। इस शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन सुधारों के लिए किसी स्कूली वर्ष में यदि आवश्यक हो तो अधिकतम 2 अवसरों पर एक मुख्य परीक्षा और सुधार के लिए दूसरी परीक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षाविद संत कुमार चौधरी का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए लाभकारी है। This new education policy having lot of this positive this points and this is beneficial for all. So we all feel proud to receive new education policy and we all are thankful to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji as well as our Education Minister Shri Pradhan ji also. So I think this new education policy will be benefited to all and this will be implemented as soon as possible. राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष बल देते हुए समान और समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। इसमें शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा लागू करना और सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन के वास्ते कई व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को शीघ्रता से जीडीपी के 6% तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 स्तंभों पहुंच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। जम्मू कश्मीर में पर्वतीय स्थलों पर पिछले 24 घंटे में हल्का हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से दिन के तापमान में गिरावट आई। जम्मू संभाग के सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों को जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर फिसलन की वजह से यातायात रोक दिया गया है। कल शाम से ही पीर की गली और पोशाना में बर्फबारी की वजह से कई वाहन फंस गए। पुलिस और सेना ने करीब 9 बजे वाहनों और यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटा दी गई है, लेकिन मार्ग पर फिसलन होने की वजह से यातायात चालू नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 32 अतिरिक्त विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की हैं। इससे पहले 179 विशेष रेल सेवाएं अधिसूचित की गई थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में नए भारत की महिमा को प्रदर्शित करने वाली 12वीं रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने मिशन डेप्थ स्पेस का अनावरण किया और डीसा एयरबेस की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेश ने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कहा, भारत सदैव विकासशील देशों की चिंताओं और आकांक्षाओं का पक्षधर रहा है। भारत ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने का साधन बल्कि जीवाश्म ईंधन का भी एक विकल्प है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान शुरू किया और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय आज अपने मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।